गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में जो है आपके पेपर 2 और आज जो है हम लोग नया यूनिट जो है स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4। ठीक है, इसी जो है आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है नया यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 है आपके सम्मिश्र समाकल यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसमें दो चैप्टर है। पहला है सम्मिश्र समाकल और दूसरा जो है कि कौशी प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं सम्मिश्र समाकल। अब देखिए, समाकल तो आप जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी जो है वास्तविक फलन का जो है समाकल किस तरह से किया जाता है कि इंटीग्रेशन ये एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे भी आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको कोई भी जो है एक्स का फलन ही प्राप्त होता है। ठीक है, एक्स का फलन ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी यही परिस्थिति होगी कि जब सम्मिश्र फलन के लिए हम लोग शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन जो है करते हैं तो भी यही होगा। तो चलिए लिखेंगे सम्मिश्र फलन का समाकलन। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, ये जो है अनिश्चित भी हो सकते हैं, निश्चित भी हो सकते हैं। तो अनिश्चित जो है वो क्या होगा कि एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल एफ जेड। ठीक है, यहाँ पे जो है आप प्लस सी भी लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू ये एफ जेड। तो ये है आपके यहाँ पे सम्मिश्र फलन का, जैसे रियल में होता है वैसे की वैसे यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज की क्या डिफरेंस क्या है कि रियल में जो है जब हम लोग समाकलन करते हैं तो वो संख्या रेखा पे करते हैं, जैसे इंटरवल 0 से 1, ठीक है, इंटरवल ए से बी, ठीक है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे जब समाकलन होगा, यहाँ पे समाकलन जो है वक्र सी के तहत होगा। ठीक है, किसी भी वक्र सी के तहत होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आप जानते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है एक्स, एक आता है यहाँ पे वाई। लेकिन क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर आप इसकी जो है ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि दो जो है लंबवत जो है आपको अक्ष लेने पड़ेंगे। एक को हम लोग वास्तविक अक्ष कहते हैं और इसको जो है हम लोग कहते हैं काल्पनिक अक्ष। ये हो जाएगी आपकी काल्पनिक अक्ष। ठीक है, एक्स के लिए जो है क्या चलेगा वास्तविक अक्ष और वाई के लिए क्या चलेगा काल्पनिक अक्ष। तो इससे अगर आप ग्राफ बनाना चाहें किसी भी फलन जो है एफ जेड का, अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ जो है कोई ना कोई यहाँ पे आपको ये वक्र देगा। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे आपको वक्र देगा। तो इस वजह से जो है ये फर्क आ जाता है कि जब वास्तविक समाकल करते हैं तो एक जो है संख्या रेखा के तहत ही हम लोग करते हैं, इंटरवल के तहत ही करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आपके ये सम्मिश्र फलन का हो जाएगा तो वो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, एक वक्र के जो है थ्रू जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए क्योंकि यहाँ पे जो है अगर z इज इक्वल टू ये है तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अब देखिए u और v जो क्या है अपने आप में x और y के फलन है। ठीक है, u और v भी क्या है एक्स वाई में फलन है। और तभी पता है, तभी जो है इस वजह से बोलते हैं कि ये जो आपका सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय और यहाँ पे जो है वज्र गुणा किसका r क्रॉस r, उनके बीच में जो है क्या होता है कि यहाँ पे एक एक संगतता होती है। क्या होती है, या कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लेती हूँ x प्लस आयोटा वाई और उसी का मुझे यहाँ पे एक्स वाई एक क्रमित युग्म मिलेगा, मिला, यहाँ पे हुआ x प्लस आयोटा वाई, लेकिन r क्रॉस r में क्या मिला एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे आपको क्रमित युग्म मिल रहा है। तो ये चीज जरूर दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम किसी सम्मिश्र फलन का समाकलन ज्ञात करते हैं तो वो हम लोग 2D में करते हैं, सिंपल वे में। ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशन में करते हैं। किसमें करते हैं और किसके थ्रू करते हैं, हम लोग किसी वक्र के थ्रू जो है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है आपको एक शब्द जो है मैं समझा देती हूँ कि कभी भी जो है हमारे पास
कोई भी क्षेत्र पड़ा है, ठीक है, क्षेत्र प्रदेश, आप अच्छी तरह से जो है जानते हो कि क्षेत्र क्या होता है। और वो जो है एक प्रकार का जो है कोई भी वक्र ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है एक जो है कोई भी जो है वक्र ले लेती हूँ, और वक्र जो है वो इस तरह से चलता जाता है, या ऐसे चलेगा, किस तरह से भी कोई भी हो सकता है। या फिर दूसरा वक्र ऐसा ले लूं जो ऐसे चलता है और यहाँ पे आके जो है अपने आप में जो है ये खत्म हो जाता है। या हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये एक दूसरे को जो है इंटीग्रेट भी। और अगर सिंपल से अगर आप देखना चाहो तो बहुत सारे वक्र है, आपने ये भी किए हैं, ठीक है, ये भी किए हैं आपने, ये वक्र भी किए हैं, और इस तरह के वक्र भी किए हैं, और यहाँ आपने ऐसे बंद वक्र भी किए हैं। ये तो स्टैंडर्ड जो है वो फिगर्स है, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फिगर है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्रदेश, अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करूं तो मैं इसको छोड़ दूंगी। यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने बंद कर दिया, मान लीजिए कि ये बंद नहीं होता है, एक ऐसा जो है वक्र बनता है, ये है वक्र सी, ये भी है वक्र सी, ठीक है। तो ऐसा वक्र, ठीक है, ऐसा वक्र की नियमित चापों की जो श्रृंखला ऐसे चलती रहे, बीच में कहीं पे भी ब्रेक ना हो, कहीं पे ब्रेक ना हो। या फिर मैं और एक और अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ, बस यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो नियमित जो है चापों की जो श्रृंखला, ठीक है, नियमित चापों की जो है, और कौन सी, सतत श्रृंखला। सतत श्रृंखला से मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी नंबर के लिए ब्रेक नहीं आया है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं आया है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे भी ब्रेक नहीं आया हो, इस तरह से चलती रहे, तो उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर। क्या कहते हैं यहाँ पे, कंटूर, ठीक है। जब आप एमएससी पढ़ोगे तो ये कंटूर के जो है बारे में बहुत अच्छी तरह से जो है वहां पे काम होगा। तो ये ऐसे सतत चापों की जो श्रृंखला है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे कंटूर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से जो है मेरे जैसे ही जो है मान आते गए और मैं जो है रखती गई, और इस तरह से जो है मेरा वक्र जो है वो इस तरह से बना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि मैं यहाँ से शुरू होकर फिर जो है फिर आके यहाँ पे उसी बिंदु पे मैंने स्टॉप कर दिया, यानी वक्र मेरा खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं क्लोज्ड कंटूर, यानी कि समर्थ कंटूर, ठीक है। ये कहलाता है आपका समर्थ कंटूर, यानी क्लोज कंटूर। और ये सिर्फ जो है आपके कौन से हैं, ये कंटूर, ठीक है। और ये जो है क्या होता है कि कहीं पे भी जो है कोई भी हाइट जो है कितनी हो सकती है, हाइट नापने के लिए जो है इस तरह के कंटूर बनाए जाते हैं, और फिर जो है उसमें फिक्स कर दिया जाता है कि ये जो है इतने फीट जितना कंटूर है, ये इतने फीट जितना कंटूर है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें जो हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि नियत चापों की जो है सतत श्रृंखला जो है वो क्या कहलाती है, आपके कंटूर कहलाती है। चलिए परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज बिना परिभाषा के मैं नहीं बताऊंगी, कि जिससे आपको ध्यान में रहे। और कॉम्प्लेक्स की ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स की कुछ कुछ ये कॉम्प्लेक्स और रियल की जो है चीजें आपको जब एमएससी करोगे तब बहुत ही काम आएगी, ठीक है। कंटूर बोलते हैं कि नियमित चापों की श्रृंखला, सतत श्रृंखला, ठीक है ना, सतत श्रृंखला, यहाँ पे लिख देते हैं, सतत श्रृंखला को कंटूर कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि यदि यदि क्योंकि हमें किससे काम है, इसी से काम है, यदि कंटूर सतत हो तथा तथा स्वयं के साथ
प्रतिच्छेदित न करता हो, प्रतिच्छेदित न करता हो, तो उसे समर्थ कंटूर क्या बोलते हैं? क्लोज कंटूर क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कंटूर कहते हैं। तो आप जो है जब भी अगर कंटूर की बात आए और क्लोज्ड समर्थ कंटूर की बात आए तो दिमाग में रखिएगा कि ये ऐसी कुछ टाइप की आकृति है। ठीक है, इस टाइप की कुछ आकृति है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, चलिए अब जो है मुझे क्या करना है कि मैंने बना दिया अपना जो है एक कंटूर बना दिया, प्रदेश जो है मैंने बता दिया कि इस तरह से। अब मैं क्या करूंगी कि रेखा समाकल जो है, सम्मिश्र रेखा समाकल जो है किस तरह से ज्ञात करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, रेखा समाकल आप जानते हैं ना, आपने फर्स्ट ईयर में किया है, फर्स्ट ईयर में किया है रेखा समाकल। ठीक है, 0 0 A0 AB और 0B। पहले ये समझ लेते हैं, किया है ना आपने फर्स्ट ईयर में? थोड़ा बहुत याद होगा, मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा याद होगा, पूरा तो परफेक्टली तो भाई किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि जब रेखा समाकल ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। फिर स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि कोई भी एक बिंदु फिक्स कर लेते हैं। पहले जो है इस रेखा के ऊपर हम लोग जो है समाकल ज्ञात करते हैं, फिर इस रेखा पर करते हैं, फिर इस रेखा पर करते हैं, फिर वापस यहाँ पे आते हैं। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है और हमें जो है क्या प्राप्त होता है? रेखा समाकल प्राप्त होता है। ठीक है, और मान लीजिए कि बोलते हैं कि कोई चाप, बोलते हैं कि ए के बीच में कोई चाप आती हो, ऐसी ए के बीच में कोई भी चाप आती हो, उस पर जो है आपको समाकल ज्ञात करना है। तो आप क्या करते थे कि पहले देख लेते चाप कहाँ से शुरू होती है, 0 0 से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, ए पे खत्म होती है। तो यहाँ पे जो है पहले जो है एक्स के लिए क्या करोगे, पहले जो है आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो आपको जो है पूरा जो है ये समाकल प्राप्त हो जाएगा कि इस चाप पर जो है इसका रेखा समाकल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो यही चीज करेंगे। ठीक है, चलिए सम्मिश्र रेखा समाकल बहुत, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैं करने जा रही हूँ, लेकिन ये जो है सीखना बहुत जरूरी है, दिमाग में होनी चाहिए कि भाई ये है क्या। सम्मिश्र रेखा समाकल बोलते हैं कि माना एफ जेड एक सम्मिश्र चर का फलन है। एक यहाँ लिखेंगे, एक सम्मिश्र फलन लिख दूं तो भी काफी है मेरे लिए, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो 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 चापकलनीय वक्र है, जो चापकलनीय वक्र है भी, और सीधा लिखते जो चापकलनीय वक्र के प्रत्येक, ये भी लाइन साथ में लिख देती हूँ कि प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ज्यादा नहीं लिखेंगे। चलिए, ये चापकलनीय वक्र जो है वो क्या है, अभी डेफिनेशन बताती हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि जो चापकलनीय वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो है सतत है। अब जो है वक्र सी के क्या करेंगे हम लोग, n भाग कर देंगे। वक्र सी के को n+1 भागों में विभाजित करने पर क्या कर लेंगे, विभाजित करने वाले बिंदु लिख देती हूँ, करने वाले बिंदु Z0 Z1 Z2 से लेकर Zn है। देखिए किस तरह से। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये डायग्राम जो एक जो है वक्र जो है वो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे है आपके ये Z0
ये आपके Zn, इसको क्या किया, n+1 भागों में विभाजित किया, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा ये Z1, यहाँ पे Z2, ये Z3, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Zk-1, और यहाँ पे Zk एंड सो ऑन, यहाँ पे आगे आ जाएगा Zn-1, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसको क्या किया, n+1 भागों में विभाजित किया मैंने। तो अब जो है मैं ये चीज मान लेती हूँ कि माना Z0 इज इक्वल टू ए और Zn इज इक्वल टू बी, यानी मेरा वक्र जो है किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में। ठीक है, वक्र किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। और जो है मैं क्या करती हूँ कि ये जो अंतराल आते हैं ना, अब क्या बनेंगे, अंतराल बनेंगे। जब n भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, अब जो है ये है आपका a, यहाँ पे आपके b, ये है Z0, ठीक है, ये Z1, Z2, Z3, आगे है Zk-1, Zk एंड सो ऑन, ये आ जाएगा आपके यहाँ पे नजदीक आएगा Zn-1, तो ये है Zn। ठीक है, इस तरह से भाग दे दिया यहाँ पे अंतराल को। तो उन अंतरालों के बीच में, इन अंतरालों के बीच में भी जो है क्या करूंगी, एक एक बिंदु ले लूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा वक्र क्या है, वक्र पर क्या है, ये सतत है, मेरा फलन जो है सतत है, इस वजह से क्या करूंगी, बीच बीच में जो है एक बिंदु ले लेती हूँ। बोलेंगे तथा, तथा बिंदु जीटा के चाप कौन सी, Zk-1, Zk, Zk-1, Zk में कोई बिंदु है, में कोई बिंदु है। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या लिखूंगी, एक तरह का जो है यहाँ पे सम लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपके योग f ऑफ जीटा1 Z1 माइनस Z0 प्लस f ऑफ जीटा2 Z2 माइनस Z1 और प्लस, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि इन सब का जो है योग लिख लेती हूँ। और योग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से कि पहले जो है डायग्राम में मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके हो जाएगा जीटा1, ये हो जाएगा जीटा2, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये जीटा3, और ये हो जाएगा आपके जीटा के। ठीक है, ये वाले बिंदु थोड़े बड़े बड़े बना देती हूँ जिससे आपको पता चले। तो एक योग कौन सा, f ऑफ जीटा1 Z1 माइनस Z0, f ऑफ जीटा2 Z2 माइनस Z1, ठीक है, से एंड सो ऑन, लास्ट में जो है कौन सा जाएगा यहाँ पर, f ऑफ जीटा n और Zn माइनस Zn-1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू Sn माना, इसको जो है योग को क्या मान लेते हैं, Sn। तो इसको शॉर्ट में लिख सकती हूँ, शॉर्ट में किस तरह से लिख सकती हूँ कि Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ जीटा के, और ये हो जाएगा Zk-1 r लेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग नाम देना होगा, क्योंकि पहले ही मैंने Zk और ले लिया है। तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिखूंगी, पूरे को शॉर्ट में जो है समेशन में इस तरह से मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, लिख लेती हूँ। अब जो है क्या किया कि जो मेरा वक्र था उसको n भागों में विभाजित कर दिया, उसके अलग अलग जो है चापे बना ली, उन चापों के बीच में जो है एक एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे जो है मैंने क्या किया, f की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, कौन सी है, f ऑफ जो है ये जीटा1 जीटा2 से लेकर जीटा n, ये मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब जो है मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसकी लिमिट लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा कि माना एक यहाँ पे जो है इन सभी अंतराल, जितने भी ये चापे आते हैं, जो अंतराल आते हैं, उनमें माना कि ZR-1, ठीक है, जहां पे r इज इक्वल टू 1 to up to n,
r इज इक्वल टू 1 टू n, जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, जीरो की तरफ जाएगा जैसे जैसे जो है ये n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कि जो है अब क्या है, यहाँ पे जो है बीच में डिफरेंस, जो भी ये अंतराल आते हैं, ठीक है, अंतरालों के बीच में जो है डिफरेंस, और उसका भी सबका जो है मैक्सिमम, अब देखिए अंतराल है, अंतरालों का भी सबसे जो बड़ा वाला अंतराल है वो जो है जीरो की तरफ जाता है जब n जो है क्या जाता है यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे जो है कि योग Sn, देयरफॉर योग Sn किसी परिमित सीमा की और अग्रसर होगा। यानी जो है जैसे ये n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये जो मेरा Sn है वो भी क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो है इसकी भी आपको लिमिट जो है वो मिलेगी, ठीक है, लिमिट मिलेगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लिमिट जो है वो कौन सी मिलती है, ठीक है। पर्टिकुलर लिमिट बोलते हैं कि जैसे अगर ये जो सबसे जो है ज्यादा डिफरेंस वाला, देखिए मैक्सिमम लिखा है ना, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं और सबसे बड़ा जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, वो जीरो की तरफ जाएगा जैसे जैसे एन जो है हम लोग इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो यानी कि ये जो योग Sn है उसकी जो है हमें कुछ ना कुछ ऐसी लिमिट प्राप्त होगी। तो चलिए कौन सी होगी देख लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है, ये तो समेशन है ना, r इज इक्वल टू 0 टू n f ऑफ जीटा r, यहाँ पे z r माइनस 1। और पता है आपको ये क्या आ गया है, अरे ठीक है। तो अब जो है Sn पर जो है हम लोग लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये पूरा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ जीटा r और z r माइनस 1। अब इसके आगे मैंने लिमिट लगा दी, इसका मतलब ये क्या है कि एफ जेड का जो है a और b की अंतर जो है अंतराल के अंदर जो है मैं क्या कर रही हूँ, इसका समाकलन कर रही हूँ। इसका मतलब यही है, ठीक है। ये जो क्या आ जाती है, ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। तो ये ए और बी अंतराल के बीच में, यानी कि ये क्या है, मैं वक्र सी के अंदर ही जो है उसका क्या कर रही हूँ, यहाँ पे समाकलन कर रही हूँ, ठीक है, समाकलन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है रेखा समाकल जो है इस तरह से जो है ज्ञात होता है, ठीक है। इसके ऊपर बेस जो है सबसे पहले जो है मैं आपको जो है क्या करती हूँ कि एक डेफिनेशन मुझे बतानी है चापकलनीय वक्र की, ठीक है। तो चापकलनीय वक्र की परिभाषा देख लेते हैं। कि चापकलनीय वक्र जो है वो क्या होता है। बोलते हैं कि माना सी कोई सतत वक्र है, सी कोई सतत वक्र है जिसकी लंबाई परिमित है, जिसकी लंबाई परिमित है, तो उसे चापकलनीय। अब चापकलन कैसे होता है ये आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि चापकलन जो है किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो उसको चापकलनीय वक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सम्मिश्र रेखा समाकल